एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अलग है भाई। तो चैप्टर 2 के 2 पार्ट। पोटेंशियल हम लोगों ने इसमें कम से कम 4-5 क्लासेस किए। तो ये पोटेंशियल तो आप समझ चुके हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल, एनर्जी पोटेंशियल निकालना, डिस्क्रीट सिस्टम का, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सब हम लोगों ने देखा था। और इस रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एग्जैक्टली बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। तो वो सब हम लोगों ने देखा था। पार्शियल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करने पड़ जाते हैं। तो ये सब तो चलो फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर 2 है, बट ये सेकंड हाफ, ये इसमें पोटेंशियल भी यूज होने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होने हैं, और कैपेसिटेंस के आपस के जो हमारे मान लो 4 या 5 क्लास होंगे वो सब सारे ही लिंक्ड हैं। इसलिए किसी ने भी अगर क्लास मिस करके होशियारी कर रहे हैं तो भाई इससे ज़्यादा मैं ऑप्शन तो दे नहीं सकता। क्लास टाइम पे होता है, क्लास कैंसिल नहीं होता, टाइम पे क्लास हो रहे हैं। और वीडियो भी इसके आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते हैं, क्लास नोट्स भी, स्क्रीनशॉट भी भेज दिए जाते हैं। फिर भी अगर कोई कोप अप ना करे तो भाई वो उसकी गलती है। तो चलो भाई, हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, अभी आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर इज़ नथिंग बट एन अरेंजमेंट और ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग 2 कंडक्टर पास पास रखते हैं, सेपरेटेड बाई सम इंसुलेटर। दिस इंसुलेटर में बी एयर, में बी वैक्यूम, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। पूरे मीडियम को कंडक्टर से भर दोगे तो फिर ये दोनों कंडक्टर एक ही हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट कर दिए तो दोनों तो एक ही हो गए। जब एक हो गए तो एक कंडक्टर है, 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग 2 कंडक्टर को अरेंज करते हैं, सेपरेटेड बाई सम इंसुलेटर, सम डाइलेक्ट्रिक। ये चाहे तो पैरेलल प्लेट्स हो सकते हैं, ये चाहे तो 2 स्फेयर हो सकते हैं, चाहे तो 2 सिलेंडर हो सकते हैं। इसलिए 3 शेप के कैपेसिटर्स हैं। इनका अपना अपना कैपेसिटी है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा चार्ज कोई भी कैपेसिटर स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज डालने से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि आउटसाइड कैपेसिटर फील्ड नहीं होता, आउटसाइड में कोई फील्ड नहीं होता। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ है एक सीट ऑफ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ एक सीट ऑफ चार्ज नेगेटिव। लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। तो देखो भाई, अंदर में फील्ड है, बाहर में कोई फील्ड नहीं होता, और एनर्जी जो भी स्टोर होता है इनसाइड द फील्ड होता है। तो 3 टाइप के कैपेसिटर हैं। अगर मान लो हमने ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का कोशिश किया, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं भाई, तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करोगे, यहाँ देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा है अगर प्लेट एरिया ए है तो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई ए, सिग्मा हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ़ वी इंक्रीज चार्ज वैल्यू ऑन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, क्योंकि भाई इसके अलावा ये तो कांस्टेंट है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज एज चार्ज इंक्रीजेज। तो चार्ज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और कोई भी डाइलेक्ट्रिक है अंदर में तो भाई इसका एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। याद होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोटेंशियल के लास्ट पार्ट में हुआ था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन सस्टेन विदाउट बीइंग ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन हुए। क्योंकि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इसके डाइपोल्स अलाइन होंगे तो उसमें स्ट्रेचिंग होगा। याद होगा, फोर्स लगेगा इधर से QE और इधर से भी फोर्स लगेगा QE, क्योंकि एक माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं बने हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका
फील्ड वैल्यू बढ़ाते जाएं, क्योंकि चार्ज स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हो, ये इंक्रीज होता जा रहा है चार्ज स्टोर, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये स्ट्रेचिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। और एक ऐसे फील्ड के वैल्यू पे जब इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, उस फील्ड का वैल्यू जब इस्टेब्लिश हो जाएगा, उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फिर डैमेज कर देगा। लिमिट यही है चार्ज का कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करके ये कैपेसिटर को बर्बाद न कर दे। ये जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा, तो उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं रख सकते। कोई एक अकेले का कंडक्टर भी अगर हो, मान लो 2 कंडक्टर अरेंजमेंट है, अगर ये अकेले का भी होता तो भी इस पर चार्ज डालोगे तो भाई एक सर्टेन कैपेसिटी तक ही डाल सकते हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सराउंडिंग में बन रहा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। याद होगा, कोई भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ का भी सिग्मा बढ़ता जाएगा, सिग्मा इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का एयर हो या कोई भी गैस हो, जो भी मीडियम हो, उसका जब ब्रेकडाउन कराने वाला कंडीशन आ जाए, तो ब्रेकडाउन होने से क्या होगा? ब्रेकडाउन होने से देखो यहाँ पे मान लो ब्रेकडाउन होने का कंडीशन बना, इसका मतलब यहाँ का जो मॉलिक्यूल है उसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। दिख रहा है ना सबको? युवराज दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चार्ज तुम ज़्यादा स्टोर कर रहे हो, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो इस मीडियम का ब्रेक कर देगा। मीडियम के ब्रेक करने का मतलब हुआ कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है उसका 2 पार्ट हो गया, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, दोनों अलग अलग हो गए। इस तरह से पॉजिटिव वाला अलग हो गया, नेगेटिव वाला अलग हो गया। पॉजिटिव वाला इधर भागेगा, नेगेटिव वाला इधर आएगा। नेगेटिव वाला जो इधर आएगा ना, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ के मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाए, ध्यान देना, अगर यहाँ के मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाए, यहाँ के मीडियम का जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला अपने से अवे भागेगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट में आएगा। इट मीन्स ये इस कंडक्टर पे आएगा और इस कंडक्टर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। मीन्स जो तुम चार्ज डाल रहे हो वो लीक हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। फिर और डालोगे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उससे स्ट्रेंथ पे आएगा, फिर ब्रेकडाउन करा देगा और कुछ पॉजिटिव अवे भाग जाएंगे, नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव को कम कर देंगे। मीन्स सर्टेन चार्ज से ज़्यादा तुम नहीं है यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते। सर्टेन चार्ज से ज़्यादा करोगे, यहाँ ब्रेकडाउन होगा, स्पार्किंग लाइक होगा, और स्पार्क करके तुम्हारा एक्सेस चार्ज लीक हो जाएगा। लीक होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ मीडियम का ब्रेकडाउन हुआ, पॉजिटिव चला गया अवे, और नेगेटिव आकर के जंप मारा और इसका पॉजिटिव को कम कर दिया। तो इस तरह से सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज से ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो कोई अकेले का कंडक्टर अगर है, ओनली आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये भी चार्ज स्टोर कर सकता है, करता है, बट इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कैपेसिटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा पाएँ, इसके लिए हम लोग 2 कंडक्टर को पास पास अरेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। लास्ट क्लास में आपको मैंने इसका थोड़ा डिटेल नहीं कराया था, आज मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर में 2 ही कंडक्टर क्यों अरेंज किए, 2 कंडक्टर क्यों अरेंज करते हैं। अकेले भी जब आइसोलेटेड कोई भी कंडक्टर है तो वो भी तो भाई चार्ज स्टोर कर सकता है, और चार्ज स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग में, तो एनर्जी भी स्टोर कर रहा है। फिर भी हम लोग 2 कंडक्टर क्यों अरेंज कर रहे हैं? तो उस बात को समझा जाए कि 2 कंडक्टर अरेंज करने का क्या मतलब हुआ। तो सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटी लिमिटेड है, इसको हम लोग चार्ज देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, डेट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से समझा जाए। मीन्स प्रोपोर्शनल टू क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सिग्मा के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा तो सिग्मा होगा भाई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब ज़्यादा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तो जब इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान लो 100 न्यूटन पर कूलम पे इसका ब्रेकडाउन होता है, तो जैसे ही 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन, और डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ पड़ा है उसको आके न्यूट्रलाइज करेगा। मीन्स जो भी चार्ज डालोगे एक्सेस लीक हो जाएगा। 100 अगर कूलम इस पर स्टोर कर सकते हैं तो 100 कूलम आया, अब 100 से ज़्यादा कूलम
जैसे ही डालोगे वो लीक कर जाएगा, फिर डालोगे लीक कर जाएगा, क्योंकि डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये लिमिट आ जाएगा, ये लिमिट क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, पॉजिटिव अवे, नेगेटिव इस पे आकर के कम कर देगा। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टोर्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एनर्जी कहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनर्जी कहाँ स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है भाई एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है तो इस कंडीशन में सोचो कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा रहा है, वेरी लार्ज डिस्टेंस तक जा रहा है। इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बहुत लार्ज वॉल्यूम में, इधर भी लार्ज वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है, और चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टाइप का, नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइप का। मीन्स इसमें दो डिमेरिट हो गए। एक तो है, एक डिमेरिट क्या हो गया भाई कि वन टाइप ऑफ चार्ज ही स्टोर होगा, वन टाइप ऑफ चार्ज स्टोर होगा, एक ही टाइप का चार्ज स्टोर होगा, नंबर वन डिमेरिट। नंबर टू, जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी इज स्टोर्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी स्टोर्ड है विच एक्सटेंड्स, जो कि है एक्सटेंड्स इन लार्ज वॉल्यूम। तो लार्ज वॉल्यूम में ही एनर्जी भी स्टोर होगा भाई, इधर इतना डिस्टेंस, इधर इतना डिस्टेंस, इधर भी उतना डिस्टेंस, हर तरफ इतने में एनर्जी ये स्टोर है। और इस दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसका थोड़ा और इसका लिमिट भी है। थर्ड ये भी है कि लेस कैपेसिटी होता है, लेस कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज एंड हेंस एनर्जी। स्टोरिंग चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में। ये थ्री डिमेरिट्स हैं। इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया भाई, तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने दो कंडक्टर अरेंजमेंट करना शुरू किया। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। इसके लिए हम लोगों ने दो कंडक्टर अरेंजमेंट किया। देखो ध्यान से, दो कंडक्टर अरेंजमेंट करने से क्या होता है, नंबर वन फ़ायदा ये हुआ कि इसको चार्जिंग करने के लिए हम लोग सेल लगा सकते हैं इजीली। इसको चार्ज करने के लिए तो परेशानी होगी भाई, एक ही टाइप का चार्ज चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, और निकालने का मशीन चाहिए तुम्हें। यहाँ पे क्या है, सिंपल सेल लगा दो, ये अपने आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इट मीन्स करंट ऐसे। और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और निगेटिव चार्ज एक तरफ। ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, ज़्यादा वैल्यू का सेल लगा दो, कम चार्ज स्टोर करना है, कम वैल्यू का सेल लगा दो। एक पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, मीन्स दोनों टाइप के चार्ज स्टोर होंगे हमारे। पॉजिटिव भी स्टोर हो रहा है, नेगेटिव भी स्टोर हो रहा है, नंबर वन फ़ायदा। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ भाई कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिटवीन द टू कंडक्टर होगा। इट मीन्स छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी है, छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी है, पॉकेट में लेकर के चल दिए कैपेसिटर, छोटे से एनर्जी में, और ये पोर्टेबल है, जहाँ मर्जी वहाँ लेके चले जाओ। छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है, नंबर टू प्रॉब्लम, नंबर वन प्रॉब्लम। और इसका कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है जब दो कंडक्टर। अब इसका कैपेसिटी कैसे ज़्यादा होता है मैथमेटिकली, तो ये आपके स्कोप में नहीं है कि ये भी समझा जाए, बट हाँ, ये जैसे ही निगेटिव चार्ज आता है ना, यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाता है। तुम्हें पता है कहीं भी पोटेंशियल होता है तो भाई पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। तो जब निगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव के साथ निगेटिव चार्ज भी होगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल विल डिक्रीज, क्योंकि भाई पॉजिटिव का जो भी आता है पोटेंशियल वो पॉजिटिव पोटेंशियल हम लोग समझते हैं। निगेटिव मान लो ये 10 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट भी है, तो पहले तो 10 वोल्ट एक ही टाइप का चार्ज होता है तो 10 वोल्ट, अभी ये निगेटिव ले आए तो अब 8 वोल्ट हो गया ना, कम हो गया पोटेंशियल, तो और ज़्यादा चार्ज डाल सकते हो। मीन्स चार्ज का स्टोर करने की कैपेसिटी, दो कंडक्टर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको भी अर्ध कर देते हैं तो और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाता है। चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी भी बढ़ता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज कंडक्टर जो पास में लाते हैं या अर्ध कंडक्टर जो लाते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज होता है और हम लोग और ज़्यादा चार्ज डाल सकते हैं। सो तीन प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम लोगों ने बाई मेकिंग एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। दो कंडक्टर का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, इसलिए बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ कैपेसिटर फॉर्म करने का। कैपेसिटर बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वी विल अरेंज टू कंडक्टर्स
one positive and the other negative or earthed conductor for the purpose of storing more charge and more energy in small volume। वॉल्यूम भी कम रहे, चार्ज भी दोनों टाइप स्टोर हो, और कम वॉल्यूम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड रहे। इसलिए एज ए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अगर आए तो एज ए प्रिंसिपल यही बात है भाई कि हम लोग चार्ज एंड एनर्जी इस तरह से स्टोर करते हैं स्मॉल वॉल्यूम में, और ये काम कैपेसिटर में ईजिली कर पाएंगे। इसलिए एज ए प्रिंसिपल वी विल अरेंज टू कंडक्टर, चाहे वो दो कंडक्टर पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख भी सकते हैं। लिख लो भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखो, लिखो भाई लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। For storing more charge and more energy, we arrange two conductors separated by very small distance। वेरी स्मॉल डिस्टेंस कैसे सेपरेट किया भाई? तो थ्रू सम डाइलेक्ट्रिक, और इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक हो या इंसुलेटर हो या एयर हो या वैक्यूम हो, कुछ भी हो। और इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ? Hence we store both positive and negative charge in a capacitor with more energy in less volume between the conductors। जो दो कंडक्टर था, कम वॉल्यूम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए। इसलिए दो हम लोग कंडक्टर को अरेंज करेंगे, पैरेलल प्लेट हो या स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो, ये तीनों। तो ये तो बात हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे भाई, कैपेसिटर इज़ ऑफ थ्री टाइप, इस तरह से, और तीनों का कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो पैरेलल प्लेट डिस्कस करना शुरू किया था हम लोगों ने, और एक बेसिक फैक्ट नज़र आया था। वो क्या था भाई? बेसिक फैक्ट हम लोगों ने निकाला था लास्ट क्लास में, जो देखा था कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। याद होगा कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में ये प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन आया था, यही प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इस तरह से कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला मिला, वो कैपेसिटेंस मिला चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये मेन फॉर्मूला बना, जिसके बेसिस पे देखो भाई हमने स्टेप्स भी लिखवाए थे कि कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग भाई इसी मेथड से निकाल सकते हैं कि भाई ये तो बेसिक फैक्ट है कि किसी भी कैपेसिटर पे अगर क्यू चार्ज, इस पे इमेजिन कर रहे हो एक प्लेट पे क्यू चार्ज, क्योंकि सेल लगाया भाई, तो एक पे क्यू चार्ज दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया तो इधर नेगेटिव हो गया। अब क्यू चार्ज होने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ वो हम लोग निकालते थे, तो देखते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता था। और जब हम लोगों ने देखा कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये हम लोग यूज़ किए कि सिंस क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, हटाया, और ये सी लाए। सी इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड। कैपेसिटेंस क्या है? इसका चार्ज स्टोर्ड वैल्यू है। जितना चार्ज स्टोर्ड उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस। कब? जब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तब।
मतलब ये है कि डिनोमिनेटर इसका जो डिनोमिनेटर है डेल्टा वी, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रख दें तो अगर चार्ज मान लो 2 माइक्रो कूलम्ब स्टोर हुआ है तो इसका मतलब कैपेसिटी इसका हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो अगर ये 1 हो जाए तो जो चार्ज का वैल्यू वही कैपेसिटेंस। अब 3 कैपेसिटर मान लो हमने रख दिया, तीनों में 1 वोल्ट डाल दिया भाई, सेल लगा दिया। अब किसी में 2 कूलम्ब चार्ज आए, किसी में 10 कूलम्ब चार्ज आए, किसी में 20 कूलम्ब चार्ज आए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई 20 वाला ज़्यादा है चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसको पहले हटा दिया जाए तो डिफाइन कर पाएंगे इस फॉर्मूला से। देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप भी लिखो भाई, ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लो। ये तो सबके लिए है, हर टाइप के कैपेसिटर के लिए है। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये है फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर, सबके लिए है ये, चाहे वो किसी भी टाइप का हुआ हो। फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर ये है C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लास में इसको ऑब्टेन भी किया था हम लोगों ने, तो उस पर ध्यान रखेंगे। और इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा वैल्यू वाइज। हेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर एनी कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर, फटाफट लिख लो, फॉर एनी कैपेसिटर इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट। चार्ज स्टोर्ड ऑन इट, चार्ज स्टोर्ड का मतलब है ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज स्टोर्ड ऑन इट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस applied across its 2 plates, 2 प्लेट्स के क्रॉस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वैल्यू हो जाए 1 वोल्ट। तो ये जितना आएगा 2 माइक्रो कूलम्ब आया, तो ये वैल्यू आ गया 2 माइक्रो कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, दैट इज़ 2 माइक्रो, और ये हो गया कूलम्ब डिवाइडेड बाई वोल्ट। कूलम्ब डिवाइडेड बाई वोल्ट को बोलते हैं फैराड। फैराड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is कूलम्ब अपॉन वोल्ट। कूलम्ब अपॉन वोल्ट, ऐसे लिख देता हूँ, कूलम्ब अपॉन वोल्ट इज इक्वल टू फैराड। कूलम्ब अपॉन वोल्ट इज नोन एज फैराड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और जब फॉर्मूला पता है तो कैपेसिटेंस का यूनिट डायमेंशन हम लोग निकाल ही सकते हैं भाई। ऐसा यूनिट निकाल रहा हूँ तो कूलम पर वोल्ट हो गया, और डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन जो निकालना चाहें तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। चलो भाई 11th क्लास का ज़रा टेस्ट दे दो, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दो। ये लिख करके इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दो ज़रा। चलो भाई इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। इसको तो नोट कर लिया, डायमेंशनल फार्मूला। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट क्या हो गया, तो ऐसा यूनिट तो हो गया भाई कूलम्ब अपॉन वोल्ट, कॉल्ड फैराड। बट इसका डायमेंशनल फार्मूला, C का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। क्यों भाई,
क्योंकि करंट है एसआई में स्टैंडर्ड डायमेंशनली हम लोग करंट ही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई में, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। इसलिए करंट होता है हमारा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, फॉर्मूला है। इसलिए चार्ज हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होगा करंट का डायमेंशन फार्मूला, जिसको कि आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टी से। इसलिए ये लिखें या ये लिखें, ये दोनों में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं चार्ज के लिए, ए इंटू टी या आई इंटू टी, क्योंकि करंट को डायमेंशनली हम लोग लिखते हैं ए या फिर लिखते हैं आई, दोनों ही लिखते हैं भाई। इसलिए चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ए इंटू टी या फिर आई इंटू टी। तो ये रख दिया हमने, ए इंटू टी और आई इंटू टी रख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में डॉट प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन चार्ज। तो भाई नॉन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करो, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता हो, तो फोर्स का पता होता है, चार्ज का पता होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि ऐसे है, तो इसका भी हमें पता है। तो फोर्स का लिखेंगे भाई क्या होगा? तो mL/t - 2 होता है फोर्स का, और ये चार्ज का A इंटू टी होता है भाई, और इधर S का तो L होता है भाई, क्योंकि ये तो लेंथ है। अब इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई? तो mL/2 यहाँ पे लिखूँगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया उसको लिख दूंगा भाई, क्या मिल जाएगा? तो mL/2 t कितना? t-3 और a कितना भाई? तो a-1। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए, और अब इसको सॉल्व कर देंगे। कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई? तो m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर ये ऊपर आके 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 हो जाएगा, और a का भाई तो a का पावर 2 हो जाएगा। तो ये मिल गया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। अगर आए तो, वैसे 12th में ये सब पूछा नहीं जाता, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। नोट कर लिए? पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करना था, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो अब जरा आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो, कैपेसिटेंस वैल्यू इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाते जाते डिस्कशन शुरू किया था। चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है कैपेसिटेंस, ये बात समझना है। और उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे आज, जैसे पैरेलल प्लेट का निकाले थे, आया था ε0 a/d, तो वैसे ही स्फेरिकल के लिए निकालेंगे अपना भाई, आएगा 4πε0 r1 r2 डिवाइडेड बाई r2 - r1। तो ये सब कैपेसिटेंस का, सिलेंड्रिकल का भी निकालेंगे, और ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटेंस का जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब के लिए कैपेसिटेंस निकालना ही आज के क्लास में मेन काम होगा। और इनके कैपेसिटेंस निकालने का जो स्टेप्स होते थे, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैं। स्टेप्स जो होते थे, नंबर 1 स्टेप होता था भाई कि चार्ज एस्यूम कर लो, ठीक है, चार्ज एस्यूम करो, एस्यूम चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर। और Q चार्ज एस्यूम करके क्या करने होते हैं भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इन द फंक्शन ऑफ Q, मतलब चार्ज के टर्म में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द प्लेट। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? जब चार्ज एस्यूम कर चुके, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके, तो ये रेशियो यूज़ करो भाई, Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सॉल्व करते थे, और उससे कैपेसिटेंस हमें मिल जाता था। यही स्टेप्स हम लोग अप्लाई करते थे, और यही स्टेप्स अप्लाई करके आज वेरियस कंडीशन में हम लोग कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, निकालना है। और ये हर कैपेसिटेंस निकालना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, और खूब पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो पहले तो एक पॉइंट हजम करेंगे, कैपेसिटेंस वैल्यू इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज
अगर C 2 माइक्रोफैराड है किसी कैपेसिटर का, C 2 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर का, देन इट विल रिमेन 2 माइक्रोफैराड whether it is charged by 2 माइक्रोकुलम से चार्जिंग किया कि 4 माइक्रोकुलम का चार्ज कर दिया इस पे, या 6 माइक्रोकुलम का किया या 60 माइक्रोकुलम का किया, कितना चार्ज किया उससे मतलब नहीं है। और रिमेन अनचार्ज, इसको चार्जिंग ही नहीं किया तब भी हर कंडीशन में 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या समझे जरा, इसको देखा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हजम करना ज़रूरी है, लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाता है भाई। मान लो एक कैपेसिटर है ये, उसको हमने क्या किया, अलग अलग कंडीशन में, वही कैपेसिटर अलग अलग कंडीशन में इसको चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग करने के लिए सेल लगाना पड़ता है। चलो भाई, हमने सेल लगाया 2 वोल्ट का, फिर हमने लगा दिया इस पर मान लो 4 वोल्ट का, फिर इस पर सेल लगा दिया हमने मान लो 40 वोल्ट का, फिर हमने इस पे सेल लगा दिया मान लो 4 वोल्ट का, और इधर हमने सेल लगाया ही नहीं। फोर वोल्ट 2 बार आ रहा है, बट सेल का पोलैरिटी हमने रिवर्स कर रखा है, इसलिए मैंने दे दिया। चलो इसमें देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से निकालेगा, इस प्लेट पे पहुंचाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो सेल का क्या काम है यहाँ पे, वैसे तो सेल का हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसका काम क्या होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे सेल का जो मेन काम है वो तो देखेंगे और कैसे ये काम होता है। बट अभी के लिए ये समझें कि इस कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका क्या रोल अब है सेल का रोल है कि ये अपने सेल का 2 टर्मिनल होता है भाई। कोई भी सेल में सबको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। ये हाई पोटेंशियल वाला होता है, ये क्या होता है लो पोटेंशियल वाला है। तो एक हाई पोटेंशियल वाला, लो पोटेंशियल वाला। ये हाई पोटेंशियल से हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रॉन को लालच दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैं हाई पोटेंशियल लाया हूँ, इलेक्ट्रॉन बेचारा अपने से हायर पोटेंशियल देख के भागता हुआ आएगा। सेल का इंटरनल मैकेनिज्म है भाई कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ समझो इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज को ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है। ये इंटरनल मैकेनिज्म ये अलग सा टॉपिक है कि इंटरनल मैकेनिज्म, डेनियल सेल कैसे काम कर रहा है, लेक्लांचे सेल कैसे काम कर रहा है, वोल्टाइक सेल कैसे काम कर रहा है, और इसका केमिस्ट्री में डिटेल आप पढ़ते भी हैं, बट फिज़िक्स में ये डिटेल हटा दिए गए हैं, नहीं है। बट आपको समझना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सबको पता है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लो पोटेंशियल वाला। और सेल का काम है भाई कि अगर हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे सप्लाई करता रहता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होता है और यहाँ लिबरेट होता रहता है, यहाँ पे लिबरेट होता रहता है, यहाँ पे कंज्यूम होता रहता है, इस तरह से। इसलिए ये लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा ऐसे आएगा। इसलिए बोलते हैं कि सेल पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। करंट का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, और अंदर का मैकेनिज्म करेगा ये उल्टा काम। अंदर का मैकेनिज्म क्या करेगा भाई, तो करंट जो पॉजिटिव ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव को इधर लाएगा। सेल का इंटरनल मैकेनिज्म पॉजिटिव को ऐसे ट्रांसफर कराएगा, ऐसे आया है, पॉजिटिव को ऐसे ट्रांसफर कराएगा, मीन्स इस वाले इलेक्ट्रोड से इफेक्टिवली यहाँ ट्रांसफ़र कराएगा। और नेगेटिव वाले को क्या करेगा भाई, तो नेगेटिव वाले को ऐसे ट्रांसफ़र कराएगा। नेगेटिव वाला जो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा समझो इफेक्टिवली वो इधर जाएगा। इफेक्टिवली मीन्स ज़रूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बदले में कोई आयन जा सकता है, नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन जा करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके और लिबरेट होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो इसका एक मैकेनिज़्म आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर से बता दूं कि जो नेगेटिव आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन हो या आयन, इलेक्ट्रॉन के बदले में आयन चला जाता है। आयन नेगेटिव वाला अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देता है और खुद न्यूट्रलाइज हो जाता है। पॉजिटिव वाला क्या होता है, इधर से आता है और इस पर न्यूट्रलाइज होता है। पॉजिटिव वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, न्यूट्रलाइज होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, यही लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागता है।
सेल का काम यहाँ पे क्या होगा उस बात को समझें। ये तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, यहाँ पे क्या काम है वो ज़रा समझा जाए। तो यहाँ काम है, ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को लालच देगा कि भाई आ जाओ, भागते भागते इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, आएगा इधर, तो आएगा तो इधर पॉजिटिव छा जाएगा, इधर पॉजिटिव आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो इसको इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ये उठा के नेगेटिव टर्मिनल पे ला देता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो इलेक्ट्रॉन को बोलता है भाई ये कि तेरा पोटेंशियल तो बहुत लो है, अब तू भाग जा यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई की तरफ भागता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग करके यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होता रहता है। मीन्स सेल का काम है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, हाई पोटेंशियल लगा करके और इसको अट्रैक्ट करना, और इंटरनल मैकेनिज्म से इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ डाल दिया और अब बोल रहा है कि लो हो गया है तेरा पोटेंशियल, भाग जाए यहाँ से। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ऐसे ट्रांसफ़र कराता है, मीन्स करंट ऐसे, करंट हमारा ऐसे इस्टेब्लिश कराता है और थोड़े टाइम तक करंट पास होता है, यानी थोड़े टाइम तक चार्जिंग होता है और उसके बाद चार्जिंग होने के बाद यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है। भाई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक अलग टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। अभी चार्जिंग का एलिमेंट्री बात बता रहा हूँ कि सेल हमारा एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे प्लेट पे पहुँचा रहा है और इस तरह से इसकी चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग तभी तक होता है जब तक ये 2 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट सेट हो जाए। जैसे जैसे चार्ज यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, चार्ज यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट फिर 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट हो जाए। जैसे ही 2 वोल्ट हो गया तो अब यहाँ का पोटेंशियल सेम, अब कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, करंट हो जाएगा 0, 2 वोल्ट यहाँ पे सेट हो गए और इसकी चार्जिंग कंप्लीट। और ये चार्जिंग कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, सेकेंड्स में भी हो जाते हैं। 2 वोल्ट का चार्ज हुआ और इस पर कुछ चार्ज आ गया, मान लो 4 माइक्रोकूलम चार्ज आया, मान लो इस पे चार्ज आ गया 4 माइक्रोकूलम, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -4 माइक्रोकूलम। अब इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसका मान लो कैपेसिटेंस हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ये हो गया 4 माइक्रोकूलम चार्ज, क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई फॉर्मूला, तो 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट। तो इससे हमें क्या मिलेगा भाई, तो इससे मिल जाएगा हमें 2 माइक्रोफेराड। क्या मिल जाएगा, 2 माइक्रोफेराड, 4 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफेराड मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ इस वाले कंडीशन के लिए, देखो यही अब 4 वोल्ट का सेल है, तो ये क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा और यहाँ पहुँचाएगा, 4 वोल्ट सेट करके ही छोड़ेगा, सेकंड्स में ये काम कर देगा और ये 4 वोल्ट सेट हो गया, यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 4 वोल्ट हो चुका और चार्ज यहाँ पे आ गया भाई 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आ जाएगा -8 माइक्रोकूलम। और यहाँ जब कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा भाई, तो चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज था 8 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस था 4 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड आएगा। आप सोचेंगे ये तो खुद से वैल्यू ले रहे हैं, आप खुद ही वैल्यू लेंगे तो वैसा ही लेंगे ही कि 2 माइक्रोफेराड आ जाए कैपेसिटर, तो भाई यही फैक्ट भी है। 2 वोल्ट से चार्ज करोगे तो ये आया 4 माइक्रोकूलम, तो भाई डबल कर दोगे वोल्टेज तो डबल हो जाएगा चार्ज, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद होगा चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए जितना चार्ज उतना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना चार्ज। मीन्स इसको डबल किया तो इधर वाला भी डबल होगा, इसको ट्रिपल किया तो ये वाला भी ट्रिपल होगा। अब यहाँ देखो 4 वोल्ट से 40 वोल्ट कर दिया, मीन्स 10 टाइम्स कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू लाओ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रखो, चार्ज का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इससे 10 टाइम्स से तो चार्ज का वैल्यू भी यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम रखोगे और डिवाइडेड बाई ये 40 वोल्ट करोगे, काम वही होने हैं, क्या होने भाई, ये 80 था तो काम वही होने कि 2 माइक्रोफेराड आना था, 2 माइक्रोफेराड आएगा। मतलब कम वोल्ट से चार्जिंग किया तो कम चार्ज, ज़्यादा वोल्ट से चार्जिंग करेंगे ज़्यादा चार्ज। 10 टाइम्स हमारा, 10 टाइम्स अगर ये हो गया है, समझो 10 टाइम्स हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 टाइम्स हो जाएगा चार्ज भी, बट रेशियो यानी कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। अब ये 4 वोल्ट उल्टा करके लगा दिया, मीन्स इधर वाला अब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 8 माइक्रोकूलम, इधर वाला नेगेटिव 8 माइक्रोकूलम, काम उतना ही होगा। और इसका कैपेसिटेंस भी निकालेंगे तो भाई 8 माइक्रोकूलम है चार्ज और 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 माइक्रोफेराड इधर भी मिलेगा। और ये अनचार्ज है तो इसमें चार्ज ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है,
सेट ही नहीं हुआ है, लेकिन जब भी चार्जिंग होगा तो इसी रेशियो से होगा। अगर ये 1 वोल्ट दोगे तो यहाँ 2 माइक्रो कूलम्ब आएगा, 2 वोल्ट दोगे तो 4 माइक्रो कूलम्ब आएगा, 4 वोल्ट दोगे 8 माइक्रो कूलम्ब आएगा, 40 दोगे 80 माइक्रो कूलम्ब आएगा। मीन्स इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, चार्जिंग करो या मत करो। वैसे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था, देखो एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें चार्ज क्या होता था, कैंसिल हो जाता था। लास्ट क्लास में देखा होगा, चार्ज गेट्स कैंसल्ड, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी कैपेसिटेंस निकालते हैं तो चार्ज और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज आता है। तो चार्ज कैंसिल हो जाता है और ये जो कांस्टेंट बच जाता है वही तो कैपेसिटेंस होता है। और वो कैपेसिटेंस लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि वो किस पे डिपेंड करता है भाई, तो साइज, सेपरेशन, मीडियम और शेप पे डिपेंड करता है। शेप पे इसलिए कि पैरेलल प्लेट है तो ये वाला, और अगर स्फेरिकल है तो ये फॉर्मूला बदल जाते थे। तो लास्ट क्लास के कंटिन्यूटी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये चार्ज जो है उससे इंडिपेंडेंट है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वैल्यू इज चार्ज इंडिपेंडेंट। 2 माइक्रोफेराड है तो इट विल रिमेन 2 माइक्रोफेराड, वेदर इट इज चार्ज बाई 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोकूलम्ब और 4 माइक्रोकूलम्ब और 6 और 60 और रिमेन अनचार्ज, कुछ भी हो, इसका कैपेसिटेंस जो होना है वही होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस को चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, चार्ज कैंसिल हो जाता है और वो आता है सिर्फ शेप डिपेंडेंट, साइज डिपेंडेंट, सेपरेशन डिपेंडेंट एंड मीडियम डिपेंडेंट। कैपेसिटेंस चेंज तभी होगा जब हमारा इन सब फैक्टर में कोई चेंज हो, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है। इस बात को आप लिख लो, इस बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई। समझ में आया? बोलो भाई। आदित्य भारद्वाज, लास्ट क्लास में थे ना? लास्ट क्लास में थे आदित्य? हाँ, इसीलिए समझ में आया। आर्ची, लास्ट क्लास में तो एब्सेंट थे। आर्ची पांडे एब्सेंट थे ना लास्ट क्लास में? भुवनेश क्लियर है? भुवनेश? चलो बहुत अच्छे। तरुण समझ गए? तनिष्का? सृजल, तुम्हें तो समझ में नहीं आया होगा भाई। सृजल, तुम आए हो आज, समझ में आया है सृजल? सृजल समझ में आया कुछ? कैसे समझ में आएगा? लास्ट क्लास वाला किए थे? लास्ट क्लास वाला किए थे क्लास? सृजल नहीं किए थे ना? आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी। ज़रूरी है भाई, क्लास कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। मीन्स तुम स्लाइटली चार्ज करो, हेविली चार्ज करो या अनचार्ज रखो, कैपेसिटेंस को मतलब नहीं है कि तुमने कितना चार्ज रखा, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। चार्जिंग कितना किया उससे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं भाई, वही लास्ट क्लास वाला कंटिन्यूटी है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ही करता है शेप पे, साइज पे, सेपरेशन पे, मीडियम पे, इन्हीं पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। तो स्लाइटली चार्ज हो या हेविली चार्ज हो उससे मतलब नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे भाई? तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके अब डिफरेंट कंडीशन में हम लोग कैपेसिटेंस निकालना सीखें कि किसी भी कैपेसिटर का
कितना कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैराड है ये, तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हो गया कैपेसिटेंस अगर 2 माइक्रोफैराड है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम लोग 1 वोल्ट से चार्जिंग करेंगे इसकी तो 2 माइक्रोकूलम्ब होगा चार्ज, क्योंकि C होता है Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट अगर रखोगे तो ये 2 माइक्रोकूलम्ब होगा, तभी तो 2 माइक्रोफैराड हुआ। और अगर 2 वोल्ट से चार्जिंग करोगे तो ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 3 वोल्ट से चार्जिंग करोगे तो 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा, तभी तो ये रेशियो सेम रहने हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर 10 माइक्रोफैराड है तो इसका मीनिंग क्या समझोगे भाई? इसका मीनिंग समझेंगे कि 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आएगा, मतलब इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। जितना कैपेसिटेंस वैल्यू है वो समझो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे इतना 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आएगा, 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज आएगा। सो कैपेसिटेंस वैल्यू इज नथिंग बट चार्ज वैल्यू व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग लिखेंगे। फाइंड कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है, कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। तो भाई स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा स्फेयर लिया R1 रेडियस का, एक बड़ा स्फेयर ले लेंगे R2 रेडियस का, चलो ऐसा ले लिया, एक R1 रेडियस का, एक R2 रेडियस का, और अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो ठीक है भाई, कैपेसिटेंस निकालना है तो हम लोग सेल लगा देंगे। अब सेल कैसे लगाओगे भाई? तो सेल समझो हम लोगों ने लगा दिया इस पे, हम लोग ये ऐसे का मतलब होता है जंप, जंप है नो कनेक्शन। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये समझ में नहीं आया लगता है कुछ लोगों को। देखो भाई, ये कैपेसिटर का जो इनर प्लेट है, इनर प्लेट वाले पे हम लोगों ने एक वायर कनेक्ट किया और इसको जंप लगाया। जंप लगाने का मतलब है कि इसको इससे कनेक्टेड नहीं समझा जाए। समझो एक स्फेयर है, दूसरा स्फेयर है, इस दूसरे स्फेयर में हमने एक छोटा सा होल बना दिया, यहाँ पे ना छोटा सा हमने होल बना दिया समझो। तो ये जब इस तरह से होल बना दिया और इधर से वायर लाए और इसको टच करा दिया, इसको इससे टच कर, ये समझो कंडीशन है। तो इससे क्या हुआ, ये हमने बड़े स्फेयर में एक छोटा सा होल बना दिया, उसके थ्रू वायर पास करा दिया कि ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये इधर वाला लार्जर स्फेयर से ये वायर कनेक्टेड नहीं है। जंप का मतलब यही होता है कि नो कनेक्शन। अगर डायरेक्ट अगर कर दिया जाए तो आपको डाउट होगा, ऐसे कर देंगे तो मतलब ये दोनों टच किया हुआ है, और अगर ऐसे करके ऐसे कर दिए तो इसका मतलब टच नहीं है। नो टच मतलब नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं स्टेबलिश्ड है, और यहाँ पे कनेक्शन है। तो ये सर्किट में ऐसा कन्वेंशन है कि यहाँ पे जंप लगा दो, तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, कुछ समझ गए बात, सिचुएशन समझ गए? बोलो भाई भुवनेश, सिचुएशन समझ गए? 2 स्फेयर्स, कंसेंट्रिक स्फेयर्स कनेक्टेड हैं इस तरह से,
और ये दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स इस तरह से R1 और R2 रेडियस के हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, दूसरे पे नेगेटिव, इसलिए एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से। इधर चार्ज आ गया Q, इधर चार्ज आ गया -Q। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेट होगा और ये नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द टू चार्जेज। बिटवीन द टू चार्जेज अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। तो बिटवीन द टू चार्जेस समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेट है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ये एक कैपेसिटर हो गया। भुवनेश आवाज़ आ रही है? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ के पे हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो बेसिक स्टेप्स क्या थे भाई? तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे भाई? तो एस्यूम चार्ज Q ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ऑन द पॉजिटिव प्लेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? स्फीयर। तो भाई ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, इस पे एस्यूम कर लिया। अब सेकंड स्टेप में चलेंगे भाई। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है? तो सेकंड स्टेप कहता है भाई कि अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो भाई, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। V प्लस माइनस V माइनस ये निकालने हैं। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया M पॉइंट, ये ले लिया हमने N पॉइंट, या M के बदले में P भी ले सकते हैं। यहाँ पे M के बदले में अगर हम लोग P लेना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव प्लेट P से रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव प्लेट N से रिप्रेजेंट किया। तो चलो भाई ये P है मान लो पॉजिटिव प्लेट। तो ये एक कंडक्टर है, एवरी पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा भाई। कोई कंडक्टर का हर पॉइंट क्या होता है? सेम पोटेंशियल वाला होता है। तो ये सेम पोटेंशियल वाला है भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेम पोटेंशियल वाला है भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? बोलो। क्लियर है? तो चलो इसका पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो हमें। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालना है। ये समझो ये क्वेश्चन आ गया, इसको निकाल लो और उसका देख स्टेप बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस पाएंगे, 3 मार्क्स हो जाएंगे। चलो इसको जल्दी से काम करो। रोशन दिक्कत आ रही है वीडियो में? नहीं सर। तो ठीक है, चलो जल्दी करो इसको। तो अब देखो कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ज़रा समझा जाए। तो अब सिंपल सी बात हो गई, कुछ क्लास पहले ही हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करने पे देख रहे थे क्वेश्चन। तो आज उसी को हम लोगों को काम करना, उसी का यूज़ करना है। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकाला जाए, डेल्टा V इज इक्वल टू, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, फिर माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लिखेंगे। Vp माइनस Vn चाहिए, Vp माइनस Vn चाहिए हमें, V प्लस माइनस V माइनस। तो भाई यहाँ का प्लेट का पोटेंशियल चाहिए। ध्यान देना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए भाई, किसी स्फीयर के लिए अपने ही सरफेस पे पोटेंशियल जानते हैं हम लोग। ये बात मैं याद दिला दूँ फिर से भाई कि कोई भी स्फेरिकल चार्ज हो, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है। तो ये सेपरेशन यूज होता है। चार्ज है Q तो Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R यूज होता था। अंदर वाले पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, अगर ये R' है, अंदर वाले पॉइंट में पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा यूज होगा भाई? इस पॉइंट मान लो M पॉइंट है, इस M पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो ये होगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0। कौन सा R? ये R' कि ये R या ये R? इस M पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा इस स्फीयर के चलते? ड्यू टू दिस स्फीयर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा?
Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया। बताया ही था, कई बार बताया कि सारे इनसाइड पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है भाई, तो सरफेस वाला यूज़ करेंगे। वही अंदर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, बाहर वाले में बाहर वाला सेपरेशन यूज करते हैं। तो भाई यही काम यहाँ भी करने हैं। दो चार्जेज हैं, दोनों के लिए निकालेंगे भाई। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो भाई ठीक है, तो यहाँ पे एक बार Q का पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार माइनस Q वाला चार्ज है उसके चलते पोटेंशियल निकालेंगे। फिर नेगेटिव चार्ज पे निकालोगे भाई, तो यहाँ पे भी एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल और एक बार नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे N पे। दोनों काम तो करना ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि इस पॉइंट पे भी देखोगे तो इनर वाला चार्ज स्फेयर ये भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि दो चार्ज हैं। यहाँ पे देखोगे तब भी दोनों का देखने पड़ेंगे, यहाँ देखोगे तब भी दोनों के देखने पड़ेंगे। चलो अभी P पॉइंट पे फोकस करें हम लोग। ये P पॉइंट पे देख रहे हैं, इधर हमारा N पॉइंट पे देख रहे हैं। तो P पॉइंट पॉजिटिव प्लेट, इनर वाला प्लेट, तो समझो इसका देख रहे हैं पोटेंशियल। इस P पॉइंट पे पॉजिटिव वाला चार्ज जो प्लस Q है, इसका पोटेंशियल प्लस Q वाला चार्ज के चलते पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा, तो ये इसी का सरफेस वाला पॉइंट है। तो क्या होगा भाई, तो सरफेस वाला ही सेपरेशन यूज होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो R है, R कितना है, ये कितना है R, तो ये है R1 भाई। इस वाले स्फेयर के लिए यहीं का पोटेंशियल, तो भाई ये इसका ही सरफेस है, तो भाई यही R1 यूज़ होगा, R1 यूज़ होगा। चलो ठीक है भाई। अब माइनस Q वाला चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा, तो माइनस Q वाले का चार्ज वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या होगा, वो कौन सा सेपरेशन, कौन सा रेडियस यूज करेंगे वो देखो। हम लोग देख रहे हैं P पॉइंट पे पोटेंशियल किसके चलते, इस वाले के लिए, तो आउटर वाला स्फेयर के चलते देख रहे हैं इस P पॉइंट पे पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू आउटर स्फेयर will be equal to potential of this potential at this point। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही तो भाई आउटर वाले स्फेयर का आउटर चार्ज पे, आउटर सरफेस पे पोटेंशियल है। तो इसके चलते जो भी अंदर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल देखोगे वो होगा इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही। तो सरफेस पे पोटेंशियल के लिए कौन सा रेडियस यूज करेंगे, R2 रेडियस यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 यूज होगा। ये हमारा क्या हो गया भाई, तो ये P पॉइंट का पोटेंशियल मिल चुका, ये मिला हमें P पॉइंट पर का पोटेंशियल। माइनस करेंगे अब N पॉइंट का पोटेंशियल। N पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं सारे लोग, ध्यान दें। तो इस वाले पॉइंट पे भी निकालेंगे, अगर Vn निकालेंगे तो पॉजिटिव प्लेट वाला पोटेंशियल, पॉजिटिव स्फेयर वाला पोटेंशियल और नेगेटिव वाले स्फेयर के चार्ज का पोटेंशियल दोनों ही आएंगे। सो यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव वाला प्लेट का पोटेंशियल, यानी कि इस वाले चार्ज के लिए ये जो Q1 चार्ज है इस पे, उसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल, तो इस वाले चार्ज के लिए ये आउटर पॉइंट है, इस वाले चार्ज के लिए आउटर पॉइंट है। आउटर पॉइंट है तो कौन सा सेपरेशन यूज़ होगा, ये वाला सेपरेशन यूज होगा, यानी R2 यूज़ होगा। तो यहाँ लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है भाई, ये ऐसा हो जाएगा इसका। और प्लस अब इस वाले स्फेयर के लिए यहीं पे देखना है, क्योंकि N पॉइंट पे देख रहे हैं भाई, एक बार इनर वाले के लिए देखा, एक बार आउटर वाला चार्ज के लिए अपना ही सरफेस का पॉइंट है, इसलिए पूरा का पूरा यूज़ होगा और ये सेपरेशन यूज होगा, डेट इज माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब ज़रा इसमें तुम्हें समझने की ज़रूरत है क्या कैंसिल हो रहा है और क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखो भाई, इसमें कैंसिल होने वाला पॉइंट आ गया, क्या ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी कि आउटर प्लेट का पोटेंशियल ही ज़ीरो हो गया समझो। मीन्स ये आ गया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, यहाँ से Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो और ये आ गया तुम्हें 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आ गया। और इधर क्या आ गया भाई, तो ये है 0, ये वाला तो 0 है, क्योंकि इस वाले प्लेट पे देखोगे पोटेंशियल तो वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और इसका माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, कैंसिल हो गया, मिल गया ये। तो यही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस
Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया एलसीएम ले लें तो R1 R2 और ये हो गया R2 माइनस R1। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेप 2 का काम फिनिश। स्टेप 1 का काम था एस्यूम चार्ज Q ऑन द पॉजिटिव प्लेट। स्टेप 2 था पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया कैलकुलेट, ठीक है भाई। और पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आ ही रहा है, आएगा भी, आना भी चाहिए क्योंकि बाकी सब हैं कांस्टेंट। थर्ड स्टेप की बात है अब, तो थर्ड स्टेप अब क्या है? थर्ड स्टेप तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं भाई। थर्ड स्टेप में अब हम लोग काम कर देंगे। देखो भाई, सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था भाई? तो रेशियो कैलकुलेट करना। स्टेप नंबर 3 था रेशियो कैलकुलेट करना। तो चलो भाई रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो आया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, कैंसल। तो Q हो रहा है कैंसल, और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ये आएगा, ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन हो गया। स्फेरिकल कैपेसिटेंस जब भी पूछा जाएगा तो इस तरह से हम लोग डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये हो गया तुम्हारा एक बोर्ड पे। ठीक है, फाइंड करना था कैपेसिटेंस, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बोलो भाई, कोई परेशानी हो तो एक नज़र देख लो, माइक्रोस्कोप लगा लो, डाउट का माइक्रोस्कोप लगा लो भाई और देख लो। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है? युवराज क्लियर है? बिल्कुल स्प्राइट की तरह क्लियर है ना? चलो स्प्राइट की तरह, कोको कोला की तरह नहीं होना चाहिए, स्प्राइट की तरह ही क्लियर रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटेंस। याद रखना करना क्या है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालो, काम कर दो। मिल गया हमें कैपेसिटेंस, देख रहे हो। फिर ये आया मीडियम डिपेंडेंट, साइज सेपरेशन डिपेंडेंट। ये R2 माइनस R1 ही सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट है, और हमेशा अंदर में ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम चाहो भी कैलकुलेट करना तो नहीं होगा। देखो भाई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर प्रोड्यूस करेगा, अंदर वाला स्फेयर इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो, और बाहर वाला स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है वो इधर प्रोड्यूस करेगा, और कैंसिल होकर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। और अंदर में कैविटी के अंदर है भाई, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जो होगा अंदर में फील्ड होगा, बिटवीन द टू स्फेयर्स फील्ड होगा, बाहर में फील्ड नहीं होगा। फॉर R less than R1, for R less than R1, electric field is 0. For R greater than R2, electric field is 0. R greater than R2 के लिए भी electric field 0. For R जो कि greater than R1 है but less than R2 है, electric field है। और वह electric field कितना है अगर इसको पूछा जाए तो क्या होगा? ये पूछा जाए कि इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, R1 और R2 के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अगर पूछा जाए। ऐसे अलग क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस निकल चुका, ये अगर पूछा जाए तो यहाँ पे देखो भाई, बाहर वाला कभी फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, इसलिए बाहर वाला ये जो माइनस Q चार्ज है वो यहाँ फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा भाई? तो अंदर वाला कितना करेगा? तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर, तो ये प्रोड्यूस करेगा
Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर। जिस R पे देखना चाहते हो, जहाँ R का वैल्यू यहाँ पे R1 से ज़्यादा और R2 से कम है, इसलिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर ये अलग से पूछ दिया जाए क्वेश्चन, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, दो स्फीयर दे देगा, बोलेगा यहाँ फील्ड कितना, यहाँ फील्ड कितना, यहाँ फील्ड कितना, एक पे Q चार्ज है, दूसरे पे माइनस Q चार्ज है। तो ध्यान रखना, अगर Q माइनस Q है तो बाहर में 0 होगा, और Q माइनस Q नहीं है तो कोई बात नहीं है, दोनों का कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक पे Q1 है तो बोलेंगे पॉजिटिव है, तो बोलेंगे Q1/4πε0 R1 स्क्वायर R स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। इधर वाला का माइनस Q2 है अगर, तो इधर का इधर लिखेंगे, वो लिखेंगे Q2/4πε0 वही R स्क्वायर। अगर Q1 Q2 दोनों इक्वल वैल्यू के होंगे, एक पॉजिटिव एक माइनस Q, तो जाके कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों एक डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बाहर निकाल रहे हो ये वाला R यूज करें, चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। बोलो भाई, बोलो इस पर। कौन वाला? जब चार्ज डिफरेंट हो जाए, वही ना, जब चार्ज डिफरेंट हो जाए तो देखो भाई, इधर का मैं डिलीट कर देता हूँ। जब चार्ज डिफरेंट हो जाए, ये सब नोट कर लोगे भाई, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तो नोट करते हो कि नहीं? करते हो ना, बिल्कुल अच्छे से कर लिया करो। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग अगर चेंज करें, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे चार्ज आया प्लस Q1, शायद नहीं दिख रहा, एक पे मान लो चार्ज आया, इस पे आ गया मान लो अंदर वाले पे प्लस Q1, दूसरे वाले पे चार्ज आ गया मान लो प्लस Q2, और मैं चाहता हूँ यहाँ का फील्ड, तो बताओ क्या करेंगे? क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही हैं, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो क्या करेंगे यहाँ का फील्ड? तो भाई ये वाला है R, यहाँ R ग्रेटर देन R1 है और ग्रेटर देन R2 भी है, R2 से ही ज़्यादा है बाहर वाला पॉइंट, तो R1 से तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे निकालोगे तो देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर कितना Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 यही R स्क्वायर, ये वाला पॉजिटिव है तो ये भी इधर कितना Q2/4πε0 यही R स्क्वायर। ठीक है भुवनेश, दोनों पॉजिटिव है, दोनों अवे, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे निकालना है तो। लेकिन अगर ये मान लो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और उतना ही वैल्यू है। अगर निगेटिव है मान लो, चलो अभी अलग ही वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये वाला तो अपने से अवे कर देगा, और इसका जो होगा हमारा वो इस तरफ हो जाएगा ना। अरे भाई ये निकला। एक ही बार में अगर दो चीज़ समझाना चाहें तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब टाइम थोड़ा सेव करना चाहो तो परेशान हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने दो स्फीयर ले लेते हैं, ये मान लो हमने दो स्फीयर लिए, एक पे चार्ज डाला हमने Q1, दूसरे पे चार्ज डाला माइनस Q2। अब यहाँ निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? और ये वाला अपना R1 है, ये वाला अपना R2 है, और यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे EP निकालना चाहते हैं। बोलो क्या करेंगे? EP का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला अपने से अवे करेगा, पॉजिटिव वाला यानी कि Q1 वाला कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई? तो Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 कौन? यही R स्क्वायर। ये R है हमारा, ये सेपरेशन क्योंकि इसके बाहर है ना भाई, बाहर वाले पे बाहर का सेपरेशन यूज होता है, और ये वाला निगेटिव है तो ये अपनी तरफ करेगा, मीन्स Q1 वाला तो इधर करेगा लेकिन Q2 वाला इधर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q2 जो है वो इधर अपोजिट में हो जाएगा, और इसका हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए नेट फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये
प्लस Q1 वाला इधर किया, माइनस Q1 वाला इधर किया, तो यहाँ पे माइनस Q2 अपॉन 4πε0 r² ऐसा करने पड़ेंगे। डैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन 4πε0 r² करने पड़ेंगे। होना भी चाहिए था, देखो Q1 को भी यहीं समझा जाएगा बाहर वाले पॉइंट के लिए, और माइनस Q2 को भी यहीं समझा जाएगा, तो इसलिए अंदर में क्या चार्ज आ गया, Q1 माइनस Q2 समझो आ गया। Q1 चार्ज भी माइनस Q2 चार्ज भी बाहर वाले पॉइंट के लिए पूरा स्फेरिकल चार्ज सेंटर पे समझ सकते हैं, और लिखते हैं Q डिवाइड बाई 4πε0 r²। तो Q1 भी यहाँ माइनस Q2 भी यहाँ, तो समझो Q1 माइनस Q2 है यहाँ, वो आ गया वैल्यू। अलग अलग भी निकालेंगे तो Q1 का निकाला ये, Q2 का निकाला ये, जो कि इस डायरेक्शन में था इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू मिल गया। तनिष्का क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। भुवनेश बोलो भाई, क्या कह रहे हो, डाउट? यस सर। सर कैपेसिटेंस के केस के अंदर वैल्यूज कैसे आई? कैपेसिटेंस के अंदर सर कैपेसिटर का केस लेनी है तो उसके अंदर Q1 और Q2 चार्ज कैसे आ गए? नहीं, कैपेसिटर वाला काम ख़त्म हो चुका। सुनो, कैपेसिटर वाला काम फिनिश हो चुका। कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल लिया, 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ये तो ख़त्म हो चुका। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डिराइव कर लिया, काम ख़त्म। अब तो मैं बस सिचुएशन है माइंड में आ रहा है, ये भी हो सकते हैं क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ। फील्ड निकालने को क्वेश्चन आ सकते हैं, फील्ड निकालने पे बता रहा हूँ, ये अलग क्वेश्चन हो गया। इसको कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस जब होगा तो एक पे Q, जब सेल ही तो लगाओगे, और जब सेल लगाओगे तो एक पे Q1 आएगा और दूसरे पे माइनस Q1 आएगा, एक पे Q आएगा तो दूसरे पे माइनस Q आएगा। तो कैपेसिटेंस तो यही होने हैं। मैं तो अलग अलग बता रहा था कि इस सिचुएशन अगर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिचुएशन बदल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक स्पेशल केस भी आता है। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भाई। फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस फॉर ए फॉर एन आइसोलेटेड स्फेयर, किसी आइसोलेटेड स्फेयर ऑफ रेडियस r, इसके लिए निकालना चाहते हैं। तो चलो भाई ये निकाला जाए। मतलब एक ही है स्फेयर, स्फेयर एक ही है, एक ही स्फेयर है, इसका रेडियस r है। इसका हमें चाहिए कैपेसिटेंस कितना हुआ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग फिर काम कर सकते हैं। क्या भाई, क्या काम कर सकते हैं? तो देखो, मेथड नंबर 1, वी कैन ट्रीट आइसोलेटेड स्फेयर। जो आइसोलेटेड स्फेयर का हमें निकालना है, आइसोलेटेड स्फेयर मतलब और कोई स्फेयर है ही नहीं यहाँ पे, जबकि 2 कंडक्टर होना चाहिए ना कैपेसिटर में, तो ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करें कम वॉल्यूम में, उसके लिए चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आइसोलेटेड का कुछ होगा ही नहीं, कैपेसिटेंस होगा, वो निकालना है। आइसोलेटेड स्फेयर, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो वी कैन ट्रीट दिस आइसोलेटेड स्फेयर एज ए 2 स्फेयर कैपेसिटर, 2 स्फेयर स्फेरिकल कैपेसिटर। मतलब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये इसका भी दूसरा स्फेयर है। ये तो R1 रेडियस है जो इसका, वो कैपिटल R है इनर वाला रेडियस, और R2 रेडियस जो बाहर वाला है स्फेयर, ये हमारा इनफाइनाइट है। ऐसा समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड है, ऐसे फील्ड जो निकल रहा है, आइसोलेटेड स्फेयर मतलब और कोई है ही नहीं भाई। कैपेसिटर में जब एक पॉजिटिव से निकलता था, नेगेटिव पे जाके फील्ड टर्मिनेट होता था,
प्लस क्यू वाला स्फीयर से निगेटिव वाला पे जाकर टर्मिनेट होता था और बीच में होता था फील्ड और बीच में एनर्जी स्टोर। अब यहाँ पे ये बाहर वाला प्लेट ही नहीं है। अरे भाई ये बाहर वाला प्लेट नहीं है, बाहर वाला प्लेट नहीं है, तो ये जाके कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? तो जाके टर्मिनेट हो रहा है किधर? तो जाके टर्मिनेट हो रहा है इन्फिनिटी पे। मतलब ये समझो कि इसका जो सेकंड प्लेट है वो समझो इन्फिनिटी पे चला गया। इट मीन्स R2 इज़ इनफाइनाइट। समझो कि ये R2 इसका इनफाइनाइट पे, इसलिए तो बेचारा इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होने का कोशिश कर रहा है। सो एज ए स्पेशल केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस हम लोग इसको समझ सकते हैं। आइसोलेटेड स्फीयर, वी कैन ट्रीट आइसोलेटेड स्फीयर एज ए 2 स्फीयर स्फेरिकल कैपेसिटर विद R1 इक्वल टू कैपिटल R एंड R2 टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बोलो, ये समझ सकते हैं इसको? ये समझ सकते हैं ना भाई? एक ही स्फीयर है तो दूसरा स्फीयर कहाँ गया? कहाँ जाके ये टर्मिनेट कर रहा है? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि दूसरा इन्फिनिटी पे है। ये क्लियर है यहाँ तक? इसी फैक्ट का यूज़ करके हम लोग एज ए स्पेशल केस इसका निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। देखो कैसे कैपेसिटेंस निकलेगा भाई, तो ईजिली निकल सकता है। देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो जब इस कैपेसिटेंस होता है वो तो तुम्हें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ये होता था कैपेसिटेंस। R1 R2 जब होता था तो यही होता था कैपेसिटेंस। R1 है, इधर R2 है, तो कैपेसिटेंस तो यही होता था। फॉर्मूला अभी अभी ऑब्टेन किया, उसी का स्पेशल केस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 के बदले में कैपिटल R लिखेंगे भाई ये वाला, R2 के बदले में चलो R2 है जो कि वेरी वेरी लार्ज है। R2 क्या है? वेरी वेरी लार्ज है। और यहाँ पे जो ये R2 है वो वेरी वेरी लार्ज है। R2 जो कि वेरी वेरी लार्ज है माइनस ये R1 क्या है? वो R है। तो बताओ अब कितना हो जाएगा ये? तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये वाला इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ये वाला। R2 जो कि करोड़ों है, करोड़ में से 2 रुपए हटा लिए तो क्या हो जाएगा? करोड़ ही रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 है। इट मीन्स ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। ये कैंसिल हो गए क्योंकि R2 करोड़ है। करोड़ डिवाइडेड बाई करोड़ माइनस 2 रुपए क्या है? रेशियो 1 है। बोलो, रेशियो 1 है। तो ये आ गया कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फीयर, इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका होता था स्फेरिकल का, ये होता था भाई तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। इसका स्पेशल केस हो गया। बोलो भाई, स्प्राइट है? बोलो, क्लियर है कि नहीं? भुवनेश, बोलो रिया, क्लियर है कि या डाउट है? एज ए स्पेशल केस हम लोग ट्रीट कर सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का सेकंड प्लेट को बड़ा रेडियस करते करते इनफाइनाइट पे लेके चले गए। अब वो इनफाइनाइट वाला थोड़ी दिख रहा है तो अब एक आइसोलेटेड स्फीयर दिख रहा है। यही आइसोलेटेड स्फीयर का निकालना है। इसका सेकंड प्लेट जा चुका इन्फिनिटी पे। वही काम किया हमने, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, एज ए स्पेशल केस यूज़ कर लिया। ठीक है, ये तो हुआ भाई मेथड। आप सोचेंगे नहीं मुझे स्पेशल केस नहीं करने हैं, मुझे तो भाई निकालने ही हैं। जब निकालने ही हैं तो निकाल भी सकते हो भाई। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो मेथड 2 करता हूँ मैं। मेथड 2 निकालते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर का ही निकालते हैं, कोई स्पेशल केस नहीं। तो लिखोगे भाई मेथड 2। देखो कैपेसिटेंस होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। ये होता है फॉर्मूला।
तो यही हमारा पॉजिटिव प्लेट है समझो। इस पे चार्ज हमने ले लिया कि मान लो Q है। फर्स्ट स्टेप में एस्यूम करते ही है भाई चार्ज Q ऑन द, यही है समझो पॉजिटिव स्फेयर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखने हैं, तो चार्ज तो भाई इस पे एस्यूम कर ही लिया Q चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, भाई पॉजिटिव प्लेट तो यही है और यहाँ का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, यही होता है भाई। यहाँ का पोटेंशियल तो यही है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल यानी पॉजिटिव स्फीयर का पोटेंशियल ये है। और नेगेटिव स्फीयर तो इन्फिनिटी पे है भाई, तो वहाँ का पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा, वहाँ का पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा। ये नेगेटिव प्लेट तो हमारा इन्फिनिटी पे है, तो नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे, वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है, इसलिए ये Q कैंसिल होगा और मिल जाएगा हमें 4πε0r। ये भी है। नेगेटिव प्लेट कैन बी टेकन एट इन्फिनिटी, नेगेटिव प्लेट कैन बी टेकन एट इन्फिनिटी। तो हो गया ये कैपेसिटेंस 4πε0r। एज ए स्पेशल केस हम नहीं डील कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, निकाला हमने पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल पता था, जिसका नेगेटिव तो इन्फिनिटी पे, तो वहाँ का पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है। यहाँ पे हम लोग V नेगेटिव इज इक्वल टू V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता ही है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई भुवनेश, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं भाई। या तो फिर मैं बता रहा हूँ, यही दो मेथड यही है। स्कूल वाले क्या करते हैं, देखो स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चा जो है ना इतना आराम से समझ ले या रट ले, कम से कम परेशानी हो बच्चों को। तो वो क्या कहते हैं, वो सुन लो ध्यान से। वो कहते हैं भाई कि देखो Q इज इक्वल टू होता है CV। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखना। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लोग शॉर्टकट में इसको V बोलने लग जाते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है। ठीक उसी तरह से जैसे करंट लिखते हो तुम लोग, V डिवाइडेड बाई R लिखते हैं ना, V इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये V अपॉन R मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। ये पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ये जो V है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलो ये तो भाई लोगों ने ऐसे कर दिया, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एक्चुअल में Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V है, बट लोग इसको V भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ से काम कर लेते हैं भाई। Q इक्वल टू CV। तो स्कूल वाले क्या कराएंगे, यही Q इक्वल टू CV होता है भाई। बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ होता है, तो Q बाई V होगा भाई, हाँ हाँ होगा। फिर क्या, तो भाई V बोलो भाई, चार्ज है स्फेयर पे, पोटेंशियल कितना हुआ, तो पोटेंशियल हुआ Q अपॉन 4πε0r। लिखवाया था ना रमेश? रमेश बोला हाँ सर लिखवाए थे। तो ठीक है भाई, तो इसमें कैंसिल क्या हो गया भाई, तो कैंसिल वैंसिल कुछ हो गया? हाँ भाई हो गया, कुछ कुछ कैंसिल हो गया और C का वैल्यू आ गया 4πε0r। क्यों बच्चे को तकलीफ़ देना है, V ना लिख करके डेल्टा V लिखें और बताएं कि नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे है, इसका समझो। इतना बताने की क्या ज़रूरत है, सीधा Q बाई V करो, पोटेंशियल लिख दो। जबकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया भाई, क्योंकि इसका नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे है, इसलिए ये एक्चुअल में V जो है वो V सरफेस का माइनस V इन्फिनिटी का है, क्योंकि यही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आ गया भले ही हमारा Q डिवाइडेड बाई 4πε0r, बट थ्योरेटिकली ये V हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, V इज इक्वल टू डेल्टा V लेना है। हमें V का वैल्यू डेल्टा V लेना है और ये ध्यान रखना है, इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है।
क्लियर है यहाँ तक? ये स्कूल वाला काम नहीं करना है, आपको डेल्टा वी वाला काम करना है। बोलो। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस समझ गए हम लोग। और देख सकते हैं अभी इसी पे, तो और देखो, लास्ट क्लास जिसने किया है बड़े आराम से काम करेगा और होता चलेगा। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक हमने प्लेट लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि सिलिंड्रिकल जनरली कराए नहीं जाते हैं, इसलिए सिलिंड्रिकल मैं छोड़ रहा हूँ। अभी एंट्रेंस वाले को करा दूंगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, बट स्कूल लेवल पे पूछे नहीं जाते हैं सिलिंड्रिकल। ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूला याद रखोगे बस। और फार्मूला मैंने बताया था कि अगर 2 सिलेंडर हुआ, एक R1 रेडियस एक R2 रेडियस और L लेंथ का अगर सिलेंडर है, तो फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कैपेसिटेंस होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लॉग बड़ा रेडियस अपॉन छोटा रेडियस R2 R1। तो सिलिंड्रिकल के लिए ये होता है कैपेसिटेंस। लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये L लेंथ का कैपेसिटर है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। अगर मीडियम भर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन लॉग बड़ा रेडियस अपॉन छोटा रेडियस। ये है। तो इसको CBSE क्लास में डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूला याद रखें, काम चल जाएगा। बोलोगे, जिद करोगे तो करा भी देंगे, लेकिन अभी के लिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन आइसोलेटेड स्फेयर का आता है क्वेश्चन, इसलिए स्फेरिकल कराना ज़रूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस हम लोग ने निकाला था वैसे ही, और वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तो सबको याद है, एप्सिलॉन नॉट A/D आया था। और अगर ये इसका पूरा स्पेस बिटवीन द 2 प्लेट फिल कर दें अगर हम लोग K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले से, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। अगर मीडियम पूरा फिल कर दिए तो। और ये वाला है जब एयर ही हमारा मीडियम है, व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो ये है, फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है भाई। इसमें क्या है कि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है इधर, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, जिसका थिकनेस है T, टोटल सेपरेशन था D। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने हैं। इसको जब चार्ज करेंगे अगर, तो इस पे पॉजिटिव प्लेट आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे प्लस पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। हमें कैपेसिटेंस चाहिए भाई। कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन है भाई। तो इसको जल्दी से कर लिया जाए। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई जल्दी से निकाल लिया जाए इसको। ट्राई करो, काम वही करने हैं। स्टेप 1, assume charge Q on the positive plate, charge minus Q on the negative plate, find the potential difference and then calculate the ratio। कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है भाई, यही काम पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। कैपेसिटेंस के लिए तो चाहिए हमें चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टेप 1 वाला काम कर चुके हम लोग। assume charge Q on the positive plate and hence minus Q on negative plate। चलो स्टेप नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? अगर ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ होता
और ये डी सेपरेशन रहता, प्लेट एरिया ए लेंगे तो ये कैपेसिटेंस कितना होता, मान लो उसको C0 बोलते हैं, तो वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये है वैक्यूम और एयर। ये होता पहले। अब तो मीडियम पार्शियली डाले हो, फुल्ली नहीं डाले, फुल्ली डालते तो K टाइम्स हो जाता, फुल्ली नहीं डाले हैं, पार्शियल डाले हैं T, और T यहाँ पे क्या है भाई, तो लेस देन D है ऑब्वियसली, कम ही डालें। स्टेप 2 है पोटेंशियल डिफरेंस अब निकालने। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए भाई, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालने हैं। कैसे निकाला जाए, तो ये ज़रा देखो कैसे निकाला जाए। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मान लो उसको E0 बोलते, तो वो E0 कितना होता भाई, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। E0 है, अगर एयर होता तो E0 ही फील्ड होता। हाँ भाई, तो E0 है फील्ड, समझो E0 है, E0 ही है, यहाँ तो E0 ही होगा। समझो कि इस E0 एक्सटर्नल फील्ड था हमारा, ये E0 फील्ड था और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, समझो ये डाल दिया। तो जब E0 फील्ड था, एयर में होता तो E0 ही होता। ये समझेंगे कि E0 फील्ड में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया T थिकनेस का, तो उससे क्या होता है सबको पता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन करने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हुआ और इसके अंदर का जो फील्ड हो गया ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाता था, तो E0 बाई के हो जाता था। पढ़ा है ना पोलराइजेशन, E0 बाई के हो जाता है। E0 माइनस EP लिखो या E0 बाई के लिखो, भूले तो नहीं हो, ये E0 बाई के हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अगर यही हमारा कंडक्टर होता तो के इनफाइनाइट होता और फील्ड को जीरो कर देता, पर ये डाइलेक्ट्रिक है, फील्ड रिड्यूस हो गया। अंदर का नेट फील्ड दिया जाता है दो तरह से, अंदर का नेट फील्ड है, बाहर का जो फील्ड इसमें अप्लाइड हुआ है माइनस EP ड्यू टू पोलराइजेशन, या फिर E0 बाई के लिखते हैं। अब अगर आप पहले वाला भूल जाएंगे तो इसकी कोई जिम्मेवारी थोड़ी होगी, अब भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, भूलना नहीं है। तो चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो मैं कैसे निकालूं, तो E0, यहाँ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, फील्ड के डायरेक्शन में चलते जाओ। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, देखो E0 इंटू ये डिस्टेंस और प्लस E0 इंटू ये डिस्टेंस, मतलब हुआ क्या, तो हुआ ये कि E0 इंटू ये वाला डिस्टेंस, तो T है थिकनेस, बाकी ये वाला और ये वाला मिला करके है D माइनस टी, मीन्स E0 के चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E0 इंटू E0 कितना दूर तक है भाई, D माइनस टी तक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। भाई तो मैं यहाँ का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। ये मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस जो एयर वाला पार्ट है वो, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है वो। तो एयर वाला पार्ट का हो जाएगा, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एयर में जो थिकनेस है वो D माइनस टी है। डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E0 बाई के इंटू थिकनेस कितना है इसका, तो ये है T। बोलो भाई ये क्लियर हुआ, ये तो क्लियर है भुवनेश, बोलो ये क्लियर है यहाँ तक। अब एक स्टेप बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और बाहर वाला जो रह गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो एयर वाला है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अंदर वाला ये पोटेंशियल डिफरेंस है, निकाल लिया हमने। D माइनस टी ही तो थिकनेस था एयर का, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो E0 कॉमन ले सकते हैं और ये बच जाएगा D माइनस टी और प्लस T बाई के, ये बच गया। ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोगों को चाहिए स्टेप नंबर 3, तो भाई स्टेप नंबर 3 यूज़ कर लिया जाए। तो स्टेप 3 यूज करने जा रहा हूँ और कैपेसिटेंस मिल जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू इज चार्ज डिवाइडेड बाई द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज था क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस ये आया है E0 इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब E0 का वैल्यू तो सबको पता है, E0 का वैल्यू पता है,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिखते हैं चार्ज अगर क्यू इस पे है तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्यू एस्यूम किया था भाई, तो अंदर का जो फील्ड था वो कितना था वो यहाँ वैल्यू रख देंगे। कैसे रख देंगे भाई, तो वैल्यू रख दिया जाए थोड़ा अलग कलर में, तो क्यू डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू रखेंगे सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसा हो गया भाई, बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल क्यू क्यू कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आंसर भाई, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं ये डेरिवेशन। कैपेसिटेंस आ गया हमारा ये चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए न्यूमरेटर में आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये है आंसर। बोलो भाई कोई कन्फ्यूज़न? फिर से बता देता हूँ, चार्ज क्यू हमने एस्यूम कर लिया, स्टेप 1 का काम फिनिश हुआ। स्टेप 2 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पार्ट में निकालेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस तो ई नॉट है नहीं, कि ई नॉट फील्ड वाला तो है नहीं कि ई नॉट इंटू डी कर दें। पहले वाला ये वाला केस होता तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो सीधा हो जाता है ई नॉट इंटू डी, पहले वाले केस में जब एयर होता तो। अभी तो एयर है नहीं, इसलिए पूरा का हम लोग एक बार में नहीं लिख सकते, तो भाई एयर वाले का अलग लिख लो और डाइलेक्ट्रिक वाले का अलग लिख लो। तो इधर का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एयर में है और कुछ ये, दोनों का सम कर देंगे, मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एयर वाले का लिखा, तो एयर में फील्ड डिवाइडेड बाई सेपरेशन इन एयर, एयर में कितने डिस्टेंस तक जाएंगे इतने ही डिस्टेंस जा पाएंगे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एयर का हुआ। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर देख रहे हैं ये फील्ड है और ये है इसका सेपरेशन। ये समझ गया तो काम ऐसे ही आसान हो गया। अब ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो थर्ड स्टेप में बस हमें रेशियो ले लेने थे, रेशियो हमने निकाल लिया, क्यू क्यू कैंसल्ड हो गया और मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये एक फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इन सबको नोट कर लेने हैं रजिस्टर में। नेक्स्ट क्लास में और कैपेसिटेंस के एक ही स्लैब डला है, अभी 2-4 स्लैब डल जाएंगे, कंडक्टिंग स्लैब डल जाएंगे, उन सब का भी निकालना है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और चार्ज